आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का पार्ट 19 लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। इसको तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का योगदान है। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आइए हम आज के भूविज्ञान के बारे में भाग 19 के बारे में जानेंगे। इससे पहले 18 तक अगर आपने अच्छे से इसको सुना होगा तो आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा। 16वीं शताब्दी भूविज्ञान जो है या भूविज्ञानिक जो कि उसमें क्या है कि उनके विचारधाराओं का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। और वो जो विकास का टाइम था उसके दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी टाइम देखिए यूरोप में आपको बता रहे हैं सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में नवजागरण हुआ और लोगों के अंदर चेतना आ रही थी। अब नई नई चेतनाएं जब जन्म लेती हैं तो उससे क्या होता है कि विद्वानों को मुक्त चिंतन करने के लिए प्रेरणा वहीं से आरंभ हो जाती है। और भूविज्ञान के इतिहास में जॉर्जियस एग्रीकोला का बहुत बड़ा नाम है, जिनका जन्म तो 15वीं शताब्दी में ही हो गया था और 1494, परंतु उनका सारा कार्य योगदान स्वाभाविक रूप से कब गया, 16वीं शताब्दी में। कोनराड गेसनर उनसे छोटे थे, पर उनकी चर्चा जो है एग्रीकोला से पहले करना उचित होगा, क्योंकि एग्रीकोला की तुलना में गेसनर जो हैं पुरानी परिपाटी पर ही, मतलब जो पुराने चाल ढाल थी उस पे ही चले, बल्कि यूँ कह सकते हैं हम कि सोचने की जो परंपरागत शैली थी उसको ही गेसनर मतलब आखिरी रूप से प्रतिनिधि थे उसके। उस परंपरागत शैली का मुख्य आधार यह विचार था कि पृथ्वी की मतलब जो प्रकृति के 3 प्रमुख आयाम हैं वो क्या है, प्राणी, वनस्पति और क्या, पत्थर। इसीलिए हमें इन तीनों में एक क्या है, सहसंबंध या मतलब एक सूत्रता मिलती है। आज जो जियोलॉजी को क्या है, फिजिक्स साइंस भौतिक विज्ञानों में गिना जाता है, जो उस पारंपरिक विचारधाराओं से थोड़ा भिन्न है। गेसनर ने प्राणी, वनस्पति और पत्थर तीनों पर बहुत अधिकारपूर्ण ढंग से क्या है लिखा है, उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। उनकी रुचि जो है वनस्पति विज्ञान में अधिक थी, लेकिन उन्होंने प्राणी विज्ञान पर भी इतना लिखा कि उन्होंने मुख्य रूप से प्राणी विज्ञानी यानी जियोलॉजिस्ट के रूप में उनको क्या नेम एंड फेम मिला, प्रसिद्धि मिली। गेसनर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, झुरकी में, सन कब, 1516 में। झुरक वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत ही उनका जो माइंड था बहुत ही तेज था। उनकी बहुज्ञता तथा विद्वत्ता की कला इसी बात से की जा सकती है कि वे कितनी चीज़ों को जानते हैं, कितनी भाषाओं को जानते हैं। लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और डच, और बोल और लिख दोनों सकते हैं। मान लीजिए कई बार होता है कि मानव
इंसान के पास एक ही कला होती, लेकिन उनके पास दोनों थी। वो अच्छे से समझ भी लेते थे, बोल भी लेते थे, लिख भी लेते थे। उन्होंने अंग्रेजी तथा अरबी भाषाएं भी थोड़ी थोड़ी आती थी, बहुत ज़्यादा उसके मतलब विद्वान नहीं थी ये। सन 1565 में उनका उस टाइम जो फ्लैग बीमारी होती है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, उसी के कारण इनका क्या है, स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। लेकिन इस केवल 49 वर्ष की ही अल्प आयु में इन्होंने कितनी बुक लिखी, 72, और मृत्यु के समय और अन्य 18 की पांडुलिपियां तैयार थी। पेशे से वे चिकित्सक अर्थात डॉक्टर थे। उनकी पुस्तकें अधिकांश चिकित्सा विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान तथा दर्शन से संबंधित हैं। गेस्नर ने प्राणियों को उनकी शारीरिक रचना, निवास, प्रकृति आदि के आधार पर मछली, सांप जैसे रेंगने वाले प्राणी, पक्षियों और चौपायों में वर्गीकृत किया। पर आगे प्राणियों का वर्णन उनके नामों के शब्दानुक्रम से किया। वनस्पतियों का वर्गीकरण भी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अधिक वैज्ञानिक ढंग से अर्थात गण, कुल, फैमिली, प्रजाति, उपप्रजाति आदि में किया। यही पद्धति आगे चलकर लिनियस ने स्वतंत्र रूप से विकसित की, जो आज भी मतलब चल रही है वर्तमान समय में भी। लेकिन जब गेस्नर प्रकृति के तीसरे जगत अर्थात पत्थरों के अध्ययन के लिए मतलब वो बैठे तो परेशानी में पड़ गए। पत्थरों की विशेषताओं में इतनी विविधता, इतनी भिन्नता है कि कोई क्रमबद्ध सुसंगत नियम बनाना बड़ा कठिन था। सेल, खनिज और जीवाश्म की भिन्नता उस समय तक नहीं पता थी। रसायन विज्ञान का तो एकदम क्या है, शैशव था। पत्थरों के बनने की प्रक्रिया का कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। पत्थरों के विषय में गेस्नर ने एक पुस्तक लिखी, डे रूग्म फॉसिलियम। गेस्नर ने लिखा कि अभी भी इस पुस्तक को सरसरी तौर पे तथा संक्षिप्त रूप से लिख रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों और जन सामान्य में शैलों, धातुओं, रत्नों आदि के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित हो। उनका विचार था कि पाठकों से टिप्पणियां और मत प्राप्त होने पर वे इस विषय में एक क्या है, बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखेंगे। लेकिन असामयिक मृत्यु के कारण उनका यह विचार अपूर्ण ही रह गया। पत्थरों के वर्गीकरण की कठिनाइयों पर गेस्नर ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अनूठा मार्ग निकाला। उन्होंने पत्थरों को 15 वर्गों में बांटा। आज उनका वह वर्गीकरण एकदम क्या है, अवैज्ञानिक लगता है, पर उस समय के ज्ञान के अनुसार वह बहुत मौलिक था। सबसे बड़ी बात कि गेस्नर ने उनके पहले एक मानी जाने वाली पत्थरों की जादुई ताकतों या चमत्कारी शक्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। होता ही ऐसा है। गेस्नर के बताए ये 15 वर्ग क्या है, निम्न है। वर्ग 1 में इन्होंने बताया कि विशिष्ट निश्चित रेखा गणितीय आकृतियों वाले पत्थर जैसे आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुज, गोल आदि, आज जिन्हें हम क्रिस्टल कहते हैं, वे उनमें आ सकते हैं। पत्थरों में मिलने वाले अंतर्वेश, बिंदु, तंतुरूप, ग्रंथिका, सुई जैसे या बेसाल्ट के स्तंभ आदि भी इसी में आते हैं। वर्ग 2 जिनके नाम आसमानी ग्रहों, तारों आदि पर हों या एरिस्टोटल ने जिन्हें उनके प्रभाव से उत्पन्न बताया, जैसे चंद्रकांता, सेलेनाइट, ओपल, एक्वामेरिन, एगेट आदि।
इसमें नदियों जैसी आकृतियां दिखती हैं, या जो हवा है जैसे पारदर्शक होते हैं, या कोई तारे के आकार के होते हैं। अब वर्ग 3 में इन्होंने बताया ऐसे पत्थर जो आसमान से गिरे माने जाते हों या असामान्य हों, जैसे अश्मयुग के औजार को भी तब आसमान से गिरे माना जाता था। वर्ग 4 पृथ्वी की ही विचित्र आकृतियां जैसे लौह खनिज, अन्य धातु खनिज आदि। वर्ग 5 में इन्होंने बताया कृत्रिम वस्तुओं जैसे दिखने वाले, जैसे बेलेमनाइट, चक्र समान आदि। वर्ग 6 में बताया इन्होंने मनुष्य निर्मित वस्तुएं जैसे अंगूठियां, सिक्के, दिशा दर्शक, शीशे की पेंसिल आदि। वर्ग 7 में बताया पेड़ या घास जैसे दिखने वाले पत्थर या वनस्पतियां, जीवाश्म। वर्ग 8 में इन्होंने बताने का प्रयास किया झाड़ियां जैसे दिखने वाले पत्थर, इन्हें आज हम डेंड्रिट कहते हैं। वर्ग 9 में वृक्षों जैसे दिखने वाले पत्थर, फॉसिल वुड। वर्ग 10 में इन्होंने बताया मूंगे के पत्थर, आज हम जानते हैं कि मूंगा पत्थर नहीं बल्कि जीव है। वर्ग 11 में इन्होंने बताया कि अन्य समुद्री पौधे जो पत्थर जैसे दिखते हैं। वर्ग 12 में इन्होंने बताने का प्रयास किया आदमी क्या है, चौपायों या उनके अंगों जैसे दिखने वाले पत्थर, जैसे बालों जैसी चांदी, ठीक है, रक्त के रंग का हेमाटाइट आदि। वर्ग 13 में पत्थर जिनके नाम पक्षियों से हों। वर्ग 14 में इन्होंने बताया समुद्री वस्तुओं से मिलते जुलते, जैसे मछली के जीवाश्म, शार्क के दांत या अन्य शंख, सीपी आदि। वर्ग 15 में इन्होंने बताया कीड़ों या सांपों जैसे अमोनाइट आदि जीवाश्मों के बारे में गिश्नर की धारणा थी कि कुछ सचमुच पत्थर हो चुके जीव शरीर होते हैं, पर कुछ अन्य प्राकृतिक आकृतियां भी हो सकती हैं। अब इसके आगे का मैं आप लोगों के अगले पार्ट में लेकर आऊंगी और इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। तो इस ऑडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। इतना आदर सम्मान के लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।